प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से हिंसा और जुल्म की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में नेता उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। बुधवार की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तालिबान सरकार का समर्थन किया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान अब हकीकत बन चुका है और ये बात समझनी चाहिए। तालिबान को अफगानिस्तान में शरिया कानून से सरकार चलाना चाहिए। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी तालिबान का समर्थन किया है। अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि मुझे उम्मीद है कि तालिबान अच्छी तरह सरकार चलाएगा। उम्मीद है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करेगी और मानवाधिकारों का ख्याल रखेगी। तालिबान को सभी देशों से दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता ने बीते दिनों भी ये कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे पर बोलेंगे और कश्मीरियों के हक के लिए लड़ेंगे। अब कश्मीरी नेताओं का तालिबान की तरफ झुकाव चर्चा और चिंता का विषय है और आज की चर्चा में हम इसी बात को लेकर जिक्र करेंगे कि कश्मीर के नेताओं के दिल में तालिबानियों के लिए हमदर्दी आखिर क्यों जागी और सभी के लिए ये कितनी घातक है। क्या हमारे देश के नेताओं में तालिबान के प्रति प्रेम सही है? क्या इस तरह की मानसिकता हमें स्वीकार है? इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी नेता हैं, अश्विनी हांडा कांग्रेस के प्रवक्ता और सादाब सुहारवर्दी प्रांतीय सचिव नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहला मेरा सीधा सीधा सवाल सादाब साहब से है। सादाब जी, क्या तालिबान मानसिकता, तालिबान का समर्थन, तालिबान को लेकर कितना प्रेम जरूरी है और जायज है? आप सब लोगों का मुझे तो पहले ये नहीं दिख रहा है कि ये प्रेम आपको कहां से दिख गया है। एक छोटा सा स्टेटमेंट था फारूक साहब का, जहां पे कि एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि तालिबान वहां पे टेक ओवर कर चुकी है और आप उसको किस नजर से देखते हैं। तो फारूक साहब ने सीधा सीधा ये जवाब दिया था कि ये नजरिए की ही बात है, नजरिए की ही बात चलाएंगे। जी जी। तो लेकिन उससे पहले की बात जो है कि उससे पहले जो प्रेम जो दिख रहा है वो तो मोदी सरकार का प्रेम दिख रहा है तालिबान के लिए। जब 31 अगस्त 2021 आज से करीब 10 दिन पहले इंडिया के ही एम्बेसडर श्री दीपक मित्तल जी तालिबान से कतर में एम्बेसी में एक मुलाकात करते हैं और इनको एक मेमोरेंडम देते हैं कि आपके ये सरकार किस तरह से चलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी सरकार चलाएंगे। तो उसी को फारूक साहब ने कंटिन्यू किया है, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। इसको तो एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है कि इसमें फारूक साहब ने एक सिंपल से एक जर्नलिस्ट के क्वेश्चन का जवाब दिया कि वो एक उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सरकार आप लोग वहां पे चलाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की बातें नेताओं के द्वारा क्यों कही जा रही हैं, खास करके इसमें मैं बता रहा हूं आपत्ति क्या है। मैं आपको आपत्ति बता रहा हूं सादाब साहब। आपत्ति ये है कि जब तालिबानी जो प्रवक्ता हैं, तालिबानी लड़ाके हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए दखल अंदाजी करेंगे और फिर कश्मीर से इस तरह के बयान आना, क्या ये चीज सही है? मुझे नहीं दिखता। मुझे कहां पे आपको वो बयान दिख गया कि उन्होंने कहा है कि कश्मीर के लिए हम इसमें इंटरफेयर करेंगे? मुझे तो कहीं भी वो बयान नहीं दिखाया। ये तो सिर्फ इंडियन मीडिया को दिख रहा है ऐसे बयान। मैं यहाँ तालिबान की तरफ से बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तालिबान की तरफ से वो जो बिल्कुल मैं चाहता भी नहीं हूँ और कोई भी नहीं चाहेगा कि आप तालिबान की तरफ से बात करें। आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप भारत का हिस्सा हैं, आप भारत से हैं, आप अपनी पार्टी से हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी पार्टी का यही पक्ष है। हमारे लीडर, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान एक अच्छी सरकार चलाएंगे। तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी, अगर किसी को होप है? क्योंकि पूरा दुनिया सबने ये कहा कि लेट्स वेट, उनको जज करने में अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसी तरह का ये भी बयान है, उन्होंने कहा कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, देखते हैं वो कैसी सरकार चलाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अश्विनी हांडा जी, जिस तरह से कश्मीर के नेताओं ने बयानबाजी की है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले ये चीज जो है वो वहाँ के सरकार को क्लियर करनी चाहिए कि उनका तालिबान के प्रति क्या रुख है।
एक तरफ तो वो भारत सरकार बैकडोर जो है वो कन्वर्सेशन जहाँ मीट करती है तालिबान के साथ, तो प्रश्न ये उठता है कि तालिबान को क्या रिकॉग्नाइजेशन भारतीय सरकार दे रही है, और क्या भारत सरकार अगर रिकॉग्नाइजेशन जो है वो तालिबान सरकार को दे रही है, तो तालिबान जो है वो एक आतंकी संगठन है, क्या भारतीय सरकार ये मानती है? आज प्रश्न उन लोगों पे है जो भारत में सरकार चला रहे हैं और जो ये कहते थे कि आतंकवाद जो है वो तालिबान और तालिबान समर्थक जो है आका हैं उनके, वो आईएसआई और अलकायदा जैसे संगठन जो कश्मीर के में आकर जो है आतंक फैलाते हैं, क्या भारत सरकार उनको जो है वो समर्थन दे रही है? ये सवाल जो है वो आज देश का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी तालिबान को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की बात कह रही है, लेकिन जिस तरीके से तालिबान का रुख साफ कर दिया है तालिबान के प्रवक्ता ने कि कश्मीर के मुद्दे को वो नहीं छोड़ेंगे और कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार उसका जवाब नहीं दे पा रही है। चलिए गौरव जी, आपने दोनों नेताओं की बातों को सुना जी। सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। जी जी जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बहुत सीधा जवाब है। फारूक अब्दुल्ला साहब ये वही नेता हैं कश्मीर के जिन्होंने 370 की बहाली के लिए चीन की मदद की बात की थी, और जब भारत के खिलाफ कहीं से भी थोड़ी भी उम्मीद इनको दिखाई दे रही है नेताओं को, तो उसमें अपने कश्मीर के लिए संभावनाएं तलाशना शुरू कर दे रहे हैं। ये शरीयत के कानून का पक्ष ले रहे हैं अफगानिस्तान में के अंदर, और उस तालिबानियों का कैंपेन चला रहे हैं। भारत सरकार के ऊपर अपरोक्ष दबाव बनाने का, एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि भारत तालिबान को मान्यता दे। तालिबान का क्रूर इतिहास, तालिबान का जो वहां पे नंगा तांडव चल रहा है महिलाओं के साथ, पत्रकारों के साथ, वो इन्हें नहीं दिखाई देता। और ये देखिए किस बेशर्मी के साथ उनकी पैरवी करते हैं और कहते हैं कि तालिबान एक सच्चाई है। तो दूसरी सच्चाई भारत के अंदर ये भी है कि कश्मीर के अंदर से 370 और 35A हट चुका है। ये भी एक सच्चाई है जिसे ये अभी तक पी नहीं सके हैं, जिसे अभी तक ये पचा नहीं सके हैं। यही कारण है कि ये बौखलाहट में इस तरह के बयान समय समय पर दे रहे हैं जिससे कि कश्मीर के अंदर का माहौल बिगाड़ा जाए, खराब किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ बड़े सफाई के साथ तालिबान के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का काम और एक माहौल बनाने का काम तालिबान के पक्ष में कर रहे हैं। तो इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि तालिबान का पक्ष लेना खुद भी तालिबान जैसा ही है। और ये तो एक प्रकार का धर्म युद्ध है जो दशकों से, सदियों से चलता चला आ रहा है। उसी का ये नया स्वरूप है जिसे ये स्वीकार नहीं करेंगे। लोकतंत्र के आड़ में लोकतंत्र से मिली शक्तियों को ये उसका दुरुपयोग करेंगे और एक प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करेंगे। चलिए गौरव जी, अश्विनी जी का एक सवाल था, उसका भी आप जवाब दे दीजिए कि बीजेपी का रुख क्या है तालिबान को लेकर और सरकार का रुख तालिबान को लेकर क्या है? बिल्कुल सीधा है, साफ है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ और सीधा और सपाट है। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके लिए जो भी करना होगा हमारी सरकार करेगी। अफगानिस्तान के अंदर की जो स्थिति है उसको बहुत बारीकी और क्लोजली हमारी सेनाएं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और सरकार उसको वॉच कर रही है, देख रही है। और तालिबान का जो इतिहास है उस इतिहास को देखते हुए ऐसा नहीं है कि तालिबान को स्वीकार किया जा सकता। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार कहा है और कहा भी है, दुनिया के देशों से कहा है कि तालिबान को स्वीकार हम नहीं कर सकते इतनी आसानी से, उनके इतिहास को नहीं छुटला सकते। इसलिए जो ये वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं, माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बात स्पष्ट क्यों नहीं कह पाती सरकार? ये बात सरकार नहीं कह पाती। आप फिर वही कह रहे हैं वेट एंड वॉच। अगर वेट एंड वॉच करना है तो फिर आपका रुख स्पष्ट नहीं है, आप किसी भी पाले में जा सकते हैं। अगर आपका रुख स्पष्ट है कि तालिबान आतंकवादी है, आतंकवादी संगठन है, हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं, सरकार की तरफ से यह बयान आना चाहिए। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूरे अफगानिस्तान के आंतरिक स्थिति को
हम पहले से जानते थे, जो उम्मीद थी कि यही स्थिति थोड़ी बाद में आएगी, लेकिन पहले आ गई है। लेकिन उससे संबंधित जो मोडस ऑपरेंडी भारत की होनी चाहिए, उसी मोडस ऑपरेंडी पे भारत सरकार काम कर रही है, हमारी सेनाएं काम कर रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक एक विषय जो है जनता के सामने खोल करके रखा जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है, ये देश के अंदर का विषय नहीं है। बिल्कुल अंदर का विषय नहीं है, तो सवाल भी फिर उठाना जायज नहीं है। जब तक आपकी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं हो तब तक सवाल भी नहीं उठा सकते। नहीं, भारत सरकार ने अपनी स्थिति को बहुत साफ और स्पष्ट किया है कि तालिबान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत खुले तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ। चैनलों को बैठकर कुछ वक्तव्य देते हैं और इनकी सरकार का वक्तव्य कुछ और होता है, इनके बयान ही मैच नहीं करते हैं। ये प्रोपेगेंडा टीवी चैनल के ऊपर देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है तालिबान के नाम पे, क्योंकि भारत सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है तालिबान को लेकर। यही दुविधा है देश के साथ आज कि आज की सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि वो तालिबान के ऊपर कोई सख्त रुख अपना सके। क्या दर्द है तालिबान को लेकर के, ये बताइए। क्यों आप तालिबान को लेकर के बहुत स्पष्ट तस्वीर चाहते हैं? जाइए जरा तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर में इसकी बात कर लीजिए। आज महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पत्रकारों का गिरफ्तार कर दिया गया, पत्रकारों को बंद कर दिया गया है, उनकी जान आज खतरे में पड़ी हुई है। आप क्यों तालिबान की पैरवी कर रहे हैं भारत के अंदर में? आपको इतना ही चिंता है तो अफगानिस्तान में जाकर के स्थिति को जरा सुधार दीजिए। क्या आप चाहते हैं वैसी स्थिति कश्मीर में हो, भारत के अंदर में हो? चलिए सादाब जी, अश्विनी जी आपका स्पष्ट हो चुका है। सादाब जी, दूसरे देश की महिलाओं की, पत्रकारों की इतनी फिक्र है, ये बता दीजिए कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के महिलाओं ने एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब की 80 साल की बहन भी थी। उनको भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया था और उनको जेल में डाला गया था। आप दूसरे देश की महिलाओं की हकूक की बात करते हैं, अपने देश में आपको नजर नहीं आ रहा। आपने शाहीन बाग में क्या किया? वहां भी तो महिलाओं का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे तो आपने गन लेके अपने कार्यकर्ता फेंके थे, और आप दूसरे देश की फिक्र हो गई है आपको। आप अपने देश की बात कीजिए ना पहले। चलिए सादाब साहब, मेरे एक सवाल आपसे है, क्या आपके नेता ने कहा कि अगर वहां पर तालिबान सरकार बना रही है, चलिए उनको अच्छे से चलाएं, सब बनाएं, सरकारों को अच्छे से चलाएं, देशों के साथ जो उनके साथी देश हैं या आसपास के जो देश हैं उनके साथ अच्छा संबंध भी स्थापित करें। क्या आप ये मानते हैं कि जो शरीयत कानून के हिसाब से सरकार चलेगी वो बेहतर चल पाएगी? आपको शरीयत से क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आती। शायद आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं शरीयत को। आपके सामने एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है सऊदी अरेबिया में, जहां पे शरीयत कानून नाफिज है। वहां पर आप वहां का क्राइम रेट देख लीजिए, आप वहां का क्राइम रेट देख लीजिए। वहां पे सादाब जी, सऊदी अरेबिया में वहां पे आप चोरियों का रेट देख लीजिए, वहां पे आप कत्ल का रेट देख लीजिए, वो सबसे लोवेस्ट है दुनिया में। वो सिर्फ शरिया की वजह से है, और जो लोग शरिया को जानते नहीं वो शरिया की क्या बात करेंगे? अगर एक दूसरा देश, वो मुस्लिम मुल्क है, अगर वो शरिया कानून लाना चाहे या ना लाना चाहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन शरिया को आप एक इस्लामोफोबिया ये एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। आप इस्लाम के खिलाफ बात करनी है। आपको अगर इस्लाम का नॉलेज नहीं है, आपको कोई हक नहीं है इस्लाम के बारे में बात करनी है। बिल्कुल अच्छी बात है सर, आपने सही कहा कि मुझे जानकारी नहीं है और मुझे इस पर कहने का हक नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले चल रहा था सादाब साहब, उस वीडियो में एक एंकर, टीवी एंकर ऐसे बैठ के अपनी खबर पढ़ रहा था, पीछे 4-5 लोग खड़े थे बंदूक लेके। मुझे नहीं लगता कि ये शरीयत है, जहां तक थोड़ी बहुत अगर मुझे जानकारी है तो। या वहां पर महिलाएं अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो खुलेपन में आती हैं या वो एडवांस होना चाहती हैं, उनको गोली मार दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि शायद ये शरीयत में लिखा हो। इस तरह की चीजें तो शायद शरीयत में नहीं है। ये कहा शायद कि वो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वो अभी शायद उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। वो शरीयत में, इस्लाम में सबसे अब आप उस बात पर आए। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि शरीयत का नाम लेकर कहीं वो अपनी मानसिकता को थोपना तो नहीं चाह रहे, और हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इसका जवाब एक डॉक्टर इसरार अहमद साहब है, इस्लामिक स्कॉलर, बहुत गुजर चुके हैं। 2012 में उनका एक
तफसील से उन्होंने एक तालिबान के ऊपर एक डिबेट, एक लेक्चर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो तालिबान 90s की तालिबान थी, उन्होंने इस्लाम को मिस इंटरप्रेट किया था, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं था, उन्होंने उसका गलत फायदा उठाया था। और वही आज हम उम्मीद करते हैं कि वो वैसा गलत फायदा नहीं उठाएंगे, वो आज अच्छे तरीके से असली शरीयत को नाफिज करेंगे। शादाब जी, तालिबान को मानसिकता को लेकर कभी भी श्योर नहीं होना है। कई बार उस पर भरोसा किया गया है, लेकिन उसने हमेशा से ही अरे तो हम अपनी यही कह स्थिति रहे में हैं कि रहा हम है। उम्मीद करते हैं, हम कौन सा उनको डिक्टेट या कौन सी वो हमारी बात सुनने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हम बिल्कुल उम्मीद करते सुनेंगे, हैं कि वो ऐसा करेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। अगर इस तरह की आवाजें भारत देश से आएंगी तो जरूर सुनेंगे, और वो शायद इसी इंतजार में भी बैठे हैं। अश्विनी जी, नहीं, ये एक फेयर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। अब आपको पता होगा, अब यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं और दूसरे स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक फ्रंट खड़ा करना चाह रहे हैं। इनको कोई बहाना नहीं मिलता था, इसलिए फारूक साहब जैसे लीडरों के कोई भी स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट को भी ये ट्विस्ट करके प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन ट्रेंड है और इसका कुछ नहीं होने वाला है। बस ये आप बात मेरी नोट करके रख लीजिए। अश्विनी जी, आप कहना चाह रहे थे, मैंने आपको बीच में टोक दिया था। दिनेश जी, मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तालिबान को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दे, इससे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेके जो है वो डुलमिल रवैया अपना रही है, जिसकी वजह से सारी आज समस्याएं उत्पन्न हुई है। और कश्मीर का जो मसला है उसको इंटरनेशनल हाइप मिल रही है इससे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि इस मसले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और जो भी भारतीय सरकार का फैसला होगा वो पूरा देश उसके साथ है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को घबराने की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रैटेजी नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नासमझी से अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और वो आज इन्वेस्टमेंट जो है वो पानी फिर चुका है सारी इन्वेस्टमेंट पे। और भारतीय जनता पार्टी अब दुविधा में है कि अफगानिस्तान जो भी तालिबान सरकार बनाई जा रही है उस पे जो है अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है। चलिए तो गौरव जी, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा सरकार के साथ खड़ी रहेगी विदेशी किसी भी मामले में। लेकिन सरकार तो अपना बताए कि सरकार का हित क्या है, सरकार क्या चाहती है, सरकार का डिसीजन क्या है इसको लेकर, तालिबान को लेकर। लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल भी अस्पष्ट तरीके पे खड़ी है, जिसका जो है वो गंभीर नतीजे होंगे आने वाले दिनों में कश्मीर के और जो हिंदुस्तान के लिए। चलिए गौरव जी, क्या बीजेपी के पास अब वो चीज नहीं रही जो पहले एकदम 2014 में स्थिति बनी थी कि चारों तरफ बीजेपी थी? विपक्षी पार्टियों का ये आरोप हमेशा से रहा है, और इस बार ये आरोप ज्यादा है कि बीजेपी के पास इस बार कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि वो हिंदू मुस्लिम करा पाए, इसलिए वो अब तालिबान का सहारा ले रही है। पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम कराती ही नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो राष्ट्र निर्माण है, और जो राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र के जो गद्दार हैं उनका ये युद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब गद्दार करेगी नहीं, जो गद्दारों की पैरवी करेगा और जो गद्दारी करेगा, जो गद्दारों की इनकी मानसिकता देखिए भारतीय जनता पार्टी की, यही तो आज ये हिंसक प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की। जो जब जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष की पार्टी है तो इसको अपना दुश्मन मानती है। और यही विडंबना है कि आज देश में जो है वो हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ ना, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बैठा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ कि तालिबानियों के बारे में भाजपा का क्या रुख है, बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो सुनिए क्या रुख है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया है, हमारी सरकार ने साफ कह दिया है कि बंदूक के बल पर, तलवारों के बल पर, कत्ल के बल पर बनी हुई सरकार को हम मान्यता नहीं दे सकते। लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है ये, उन्हें मान्यता नहीं दे सकते। और उनके साथ कौन सी बातचीत कर रहे थे ये भी स्पष्ट कर दें। उनकी बारे में सकता है तो आप भी तालिबानी गद्दार है। सरकार दो दरवाजे से जिनके साथ बात कर रही थी वो भी आप स्पष्ट कर दीजिए। आप भाजपा के प्रवक्ता है, उसकी विचाराधारा का उसको बताएं कि वो क्या बातचीत है चाहता है।
क्या जो हमारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की गई है उसकी वापसी की बात कर रही थी सरकार। ने इन्वेस्टमेंट लगाया था क्या? आपके पिताजी ने इन्वेस्टमेंट लगाया था, आपने इन्वेस्टमेंट लगाया था, चिल्ला रहे 1 रुपए टैक्स नहीं देते होंगे। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नीति है। दुनिया के तमाम देशों में भारत का निवेश है, तमाम देशों में भारत का निवेश है। भारत आज दलदल में है गरीबी की, और आप अपने लोगों को कश्मीर के अपलिफ्ट करने के बजाय आप अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सिर्फ अपनी इमेज और प्रधानमंत्री की इमेज बचाने के लिए, उनको इंटरनेशनल इमेज देने के लिए। इसकी वजह से आज देश की बर्बादी हुई है। कश्मीर में कौन सी इन्वेस्टमेंट की गई है, कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, वो तो बता दीजिए। जो बड़े बड़े दावे आप लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये है कि कश्मीर के अंदर में बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं। हमारे सेना के जवान नहीं, अब आतंकी मारे जा रहे हैं। कश्मीर सुरक्षित है। वहां से अरे क्यों जानवरों को डाल के झूठ मारते हैं? हमारे आतंकियों से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये वही है जो आतंकियों की हमारे जवान शहीद हो रहे हैं आपकी गलत नीतियों से। बीजेपी सरकार आई है, सबसे ज्यादा गाली दिया है अफगानिस्तान। आरटीआई के तहत ये पता चला है कि पिछले 7 वर्षों में, पिछले 10 सालों का आपका लेखा जोखा देखा जाए तो पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा आतंकवाद घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं गौरव जी। लेकिन आपका झूठा प्रचार, जुम्मेवारी देश को। सुन लीजिए, आपके जानकारी के लिए भी कितने आतंकी मरे हैं पिछले 7 वर्षों में, उसका भी आंकड़ा निकाल लीजिए, और उसके पहले 70 वर्षों का आंकड़ा निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कितने आतंकियों को के ऊपर पहुंचा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, 70 वर्ष से आतंकवाद नहीं था, 30 वर्षों से आतंकवाद है, और आप उसको भी 70 वर्ष ही बोलते हैं क्योंकि आप कांग्रेस का नदियां बहाते हैं। 1947 के बाद ही चालू हो गया, 47 के बाद ही बंटवारे के बाद ही चालू हो गया। वो आतंकवाद आरएसएस और भाजपा करती थी, देश को गुमराह करके, देश बंद करवाकर, तिरंगा न लगाकर, वो भाजपा का पटके हुए और चुमन पे अटके हुए। देश की जगह हुई, जब समझ गई आपको तो आपको उसी जगह पहुंचा दी। गौरव जी, आप हकदार थे। ये वो संगठन है जो देश को गुमराह करते हैं, देश में जात-पात करते हैं, देश में लिंचिंग करते हैं, देश में लोगों को मारते हैं धर्म के नाम पर। वो और आप जैसी कई गाना हर सहयोगी संगठनों ने इसके अंदर दिखाइए। चलिए महात्मा गांधी सादाब जी को बोल लेने दीजिए, अब उनको भी मौका दीजिए। सादाब जी, मैं इनसे सिर्फ यही सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, ये जो दूसरे देश की महिलाओं और पत्रकारों के लिए ये इतने फिक्रमंद है, अपने देश की महिलाओं और पत्रकारों के लिए ये फिक्रमंद क्यों नहीं है? कितने ही जर्नलिस्ट को इन्होंने अंदर, यूपी में जो ये कोविड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको अंदर डाल दिया गया यूएपीए के अंदर। महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है कश्मीर का, उनको प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा था, दिया जा रहा है। तो ये कैसे फिक्र कर रहे हैं दूसरे देश के औरतों की और जर्नलिस्ट की? अपने देश का तो पहले आप हाल देख लीजिए। और अगर आप हिस्ट्री पे ही जाना हो, अगर किसी को हिस्ट्री की वजह से ही जज करना हो, तो फिर मोदी जी की और आपके अमित शाह जी की हिस्ट्री भी कोई ठीक नहीं रही है। उनके गुजरात का जो नरसंहार हुआ था उसमें उनका नाम बहुत खून से लिखा जाएगा, उनके नाम में उनने वहाँ मजलूमों का, मुसलमानों का खून बहाया है, अगर आपने हिस्ट्री पे ही किसी को जज करना है। बिल्कुल। और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का खून किसने बहाया है ये कौन बताएगा? 5.5 लाख कश्मीरियों को भगाया गया, वो भी देश पड़ेगा। और जो वहाँ तमाम कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से गोडा में हत्या की गई, नरसंहार किया गया, उसको भी ये देश पड़ेगा और पढ़ रहा है। इसलिए आप इतिहास मत पढ़ाइए, देश इतिहास समझ चुका है, सच्चाई जान चुका है, इसलिए आपको आपके औकात में जद में ला करके रख दिया है। भाजपा के हाँ, जगमोहन जी आप ही के पार्टी में थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला था और बोला था आपको सिर्फ कुछ महीनों के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है, आपको बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। उसको उनको किस लिए कहा गया था? आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। उनको इसलिए कहा गया था क्योंकि उनकी स्थिति वहाँ बिगड़ रही थी, तो कम से कम चलो इन्हें किसी बहाने वहाँ से निकालें, क्योंकि कश्मीरी पंडित वहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे। और वहाँ के जो लोग हैं या जो थे
वो उन्हें निकालने से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, या तो आपको मरना होगा या यहां से जाना होगा। इतना ही नहीं, ठीक है, बॉम्बे जिन्होंने को छोड़ के जिन्होंने जाना कुछ होगा। ऐसे काम किए होंगे उनको वो सजा मिल चुकी है। आप मेन स्ट्रीम पार्टीज को बार बार टारगेट कर रहे हैं कि वो इसके रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि रेस्पॉन्सिबल इसके तब के गवर्नर जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे वो रेस्पॉन्सिबल थे उनको यहाँ से निकालने के लिए। उनके हाथ में सरकार थी, दिल्ली का कानून या ऑफिसर गवर्नर रूल चल रहा था, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल थी, ना कि स्टेट में कोई सरकार थी उस वक्त। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। लेकिन कश्मीरी नेताओं का जो तालिबानी राग है वो कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है कि आखिर कश्मीरी नेताओं को तालिबान से इतना प्रेम क्यों है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।